नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजय मिश्रा। इस वीडियो सेशन में हम सभी टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ परीक्षा को टारगेट करते हुए उनके प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन सभी परीक्षाओं का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है या अभी आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, इन सभी चीज़ों के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा, राइट। और अगर आप इसके अलावा किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की यूपीएससी से संबंधित या स्टेट पीसीएस से संबंधित, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मोड में आपको बैचेज उपलब्ध होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वह साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलेंगे जो कुछ चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वरीद कौन थे, यानी यह एक पद हुआ करता था वरीद मध्यकालीन भारत में, तो उस पद का नाम हुआ करता था, राइट। तो वरीद किसे कहा जाता था? क्या वरीद शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी हुआ करते थे, या शाही अंगरक्षक होते थे, या लेखा परीक्षक होते थे, या फिर वह गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, राइट। सही उत्तर आपका होगा गुप्तचर अधिकारी। यानी वरीद क्या हुआ करते थे? गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे, जो जनता के बीच में रह करके और गांव-गांव में घूम करके पूरे राज्य की सूचनाओं को इकट्ठा करते थे और सीधे तौर पर सुल्तान से ये जुड़े हुए होते थे। उसकी सूचना सीधे सुल्तान को देते थे। तो सूचना विभाग का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और इसके साथ ही साथ जो डाक चौकियां होती थीं, राइट, डाक चौकियां, तो डाक चौकियों का निर्माण, उनका रखरखाव, उनका देख रेख, ये सारी चीज़ें कौन किया करते थे? वरीद किया करते थे। क्लियर है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध और सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। आपसे ये जानना चाह रहा है प्रश्न में कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या चीज़ें सही नहीं हैं। ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है। तो क्या वह भू राजस्व की वृद्धि किया था, या फिर उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था, या फिर मद्य निषेध किया था, या सैन्य अधिकारियों को जागीरें दिया था, राइट। जागीरें मतलब कि एक भूखंड किसी सैनिक को दे दिया जाए, राइट, और उसके रेवेन्यू से ही उसकी तनख्वाह को निकाला जाए। आगे प्रश्न में ऐसे आगे प्रश्न आए हुए हैं, उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कि उसने सैन्य अधिकारियों को जागीरें नहीं दिया था, राइट। बाकी तीनों बातें, चाहे वह भू राजस्व की वृद्धि हो, चाहे वह गुप्तचर प्रणाली का गठन हो, आगे आपने पिछले वाले प्रश्न में देखा, वरीद, राइट, मद्य निषेध, ये सारी चीजें उसने अपने शासनकाल में लागू करी थी, लेकिन उसने सैन्य अधिकारियों को जागीरें नहीं दिया था। क्लियर? आपको ध्यान होगा ही कि लगभग 1296 में यह गद्दी पर बैठा था सुल्तान बनकर के अलाउद्दीन खिलजी, और उसके पहले कड़ा प्रांत का जो है, कड़ा प्रांत का जो है सूबेदार हुआ करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कड़ा प्रांत क्या है? आधुनिक उत्तर प्रदेश, राइट। कड़ा प्रांत क्या है? आधुनिक उत्तर प्रदेश। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था भारत की गद्दी पर। ध्यान रखेंगे, सैन्य अधिकारियों को जागीरें इसने नहीं दी थी, लेकिन भू राजस्व की वृद्धि किया था, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था और मद्य निषेध पर भी काम किया था। अगला प्रश्न है कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने, आपसे यहां पर मंगोल नेता के बारे में पूछा जा रहा है, किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी, राइट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, हलाकू, चंगेज खान और तैमूर। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा मंगोल नेता था जिसने खिलाफत को खत्म करके, राइट, खिलाफत को खत्म करके
करते हुए खलीफा की हत्या कर देता है। तो वह कौन है? हलाकू, जिसे हम इतिहास में हुलेगू खान के नाम से भी जानते हैं। और हुलेगू खान जो है, यह आप जानते होंगे चंगेज खान के बारे में, मंगोल नेता वो भी थे। चंगेज खान मंगोलियन ही था। इसका पोता है कौन? हुलेगू खान, राइट। मतलब कि इसके बेटे का बेटा है। और इसी ने, हुलेगू खान ने ही या हलाकू ने ही इलखानी साम्राज्य की स्थापना की थी, राइट। इखलाकी साम्राज्य को स्थापित किया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, राइट। आप जानते हैं कि रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान, राइट। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। और जाहिर सी बात है, महिला पहली बार सुल्तान बनी है तो उसका विरोध भी होगा। तो कई सारे अमीर गुट उसका विरोध कर रहे थे। उनमें से जो अमीर गुटों का नेतृत्व कर रहा था, आपको उसके बारे में बताना है। मलिक इन्नदुद्दीन कबीर खान, निजामुल मुल्क जुनैदी, या मलिक अलाउद्दीन कूची, या मलिक बलबन, राइट। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा निजामुल मुल्क जुनैदी, राइट। तो पहली महिला शासक तो थी ही ये। और कई सारे विरोधी तुर्क अमीर इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक अलाउद्दीन जानी, कबीर खान अयाज, निजामुल मुल्क जुनैदी, ये सब जो है प्रमुख हुआ करते थे, राइट। और इन सभी को जो है रजिया ने परास्त भी कर दिया था, राइट। यानी ये रजिया से जीत नहीं पाए थे। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, या अलाउद्दीन खिलजी, राइट। एकता प्रथा का मतलब क्या है कि किसी सैन्य अधिकारी को या किसी सैनिक को तनख्वाह के बदले कुछ भूखंड प्रदान कर देना, जिससे वह अपना राजस्व वसूल करके वो अपना खर्च चलाता था। यानी सीधे तौर पर उसे किसी प्रकार का तनख्वाह नहीं दिया जाता था, राइट। तो इस प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। क्लियर। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भारत में पहले से चली आ रही एक प्रथा थी जिसे कहते हैं सामती प्रथा। सामती प्रथा को समाप्त करने के लिए ही इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? मतलब किस आधार पर इल्तुतमिश ने सत्ता ग्रहण किया था? वह ऐबक का दामाद था, क्या इसके आधार पर? क्या उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण कर लिया था? या फिर दिल्ली के तुर्क अमीर और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था? या फिर लाहौर स्थित अमीरों के द्वारा वह चयनित हुआ था? इनमें से सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर यह है कि दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। क्लियर। आप जानते हैं कि ऐबक शासक था और ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी शासक बना आराम शाह, राइट। आराम शाह। और आराम शाह काफी बेकार किस्म का शासक निकला और उससे ना ही प्रजा खुश थी और ना ही तुर्क अमीर खुश थे, राइट। तो तुर्क अमीरों ने उस समय इल्तुतमिश, जो कि बदायूं का इक्ताधारी हुआ करता था, एक सेनापति था, एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था, उसके अंदर अमीरों ने देखा कि बहुत अच्छे गुण हैं एक शासक बनने के लिए, राइट। तो वो तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी से हटा दिया और किसे शासक बना दिया? इल्तुतमिश को। क्लियर। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा कि दिल्ली के तुर्क अमीरों के और सैन्य अधिकारियों के द्वारा इल्तुतमिश का चयन किया गया था।
अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी को परास्त करते हुए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। मतलब कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो कौन से राजपूत शासक थे या उनका नेतृत्व, उन राजपूत शासकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंदेलगढ़ या फिर जयपाल। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, जयपाल। जयपाल जो कि पश्चिमोत्तर भारत का शाही राजा होता है, शाही राजा है, राइट। इसने जो है मोहम्मद गजनवी से टक्कर लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जयपाल इस युद्ध में हारा और हारने के बाद जयपाल इतना बड़ा अपने आप को शाही राजा वो था अपने आप में कि वह यह हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और जयपाल ने जो है खुदकुशी कर ली, अपनी आत्महत्या कर लिया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था। ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जो मोहम्मद गोरी द्वारा सबसे पहले पराजित किया गया। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय और परमाल देव। यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए तराइन का युद्ध। राइट, तराइन का युद्ध सबसे पहले कब हुआ था, 1191 में। किसके बीच में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के द्वारा, राइट। लेकिन इस युद्ध में किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की। और जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पहले तराइन के युद्ध में हार जाता है और अपनी सेना को लेकर के वापस चला जाता है और दोबारा फिर से पूरी तैयारी के साथ एक बार पुनः भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भी नेतृत्व कौन कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में, सेकेंड वॉर में, जो कि होता है 1192 में, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त खानी पड़ती है, राइट। तो पहला भारतीय शासक जिसने जो मोहम्मद गोरी से हारा, राइट, यानी मोहम्मद गोरी ने जिस पहले शासक को भारत में हराया वह कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस टाइम पर विद्वान अलबरूनी भी, आप जानते हैं, उसके साथ में ही आया था। और अलबरूनी ने एक किताब की रचना करी, राइट। वह कौन सी किताब है, किताब उल रहला, किताब उल हिंद, किताब उल इस्लाम, या इनमें से कोई नहीं, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गजनवी के समय ही अलबरूनी भारत में आया था, जो कि प्रसिद्ध लेखाकार है। और इसकी किताब से हमें उस समय के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इस किताब का दूसरा नाम क्या है, तहकीक हिंद, जिससे हमें उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इस किताब में गणित, भूगोल, दर्शन, इतिहास, इन सभी के बारे में अलबरूनी बेहतर ढंग से लिखता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन है, जिसको वास्तविक सेना नायक कहा गया है। नाना फडणवीस, विश्वासराव, सदाराव भाऊ और मल्हारराव होलकर। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा सदाशिवराव भाऊ, राइट, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व भी किया था और साथ ही साथ एक बेहतरीन सेना नायक के रूप में भी इनका नाम आता है। क्लियर। अगला प्रश्न है कथन का, यानी आपके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके अनुसार ही आपका चयन करना है, जो नीचे कूट दिए गए हैं, राइट। तो इस तरह के प्रश्न भी हमारे प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग भी कहा जाता है, राइट। वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना आरंभ कर दिया।
कूट में यह पूछ रहा है कि ए और आर क्या दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी पूछ रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। और चौथा पूछ रहा है कि ए असत्य है लेकिन आर जो है क्या है, सही है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। राइट, बिल्कुल सही उत्तर है। और उसी समय वर्तमान भारत की जो अनेक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी अस्थायी रूप में गठन होना या अस्थायित्व प्रदान करना, ये सारी चीजें प्रारंभ हो जाती हैं। राइट, लेकिन यह इसकी कभी भी व्याख्या नहीं करता है। राइट, यह स्टेटमेंट कभी भी इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो आपका पहला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख मिलता है और वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि करी। बिल्कुल सही, दोनों चीजें सही हैं। और स्टेटमेंट आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। जब वाणिज्यिक गतिविधि और जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि हो रही थी, उसी समय, वो समय कौन सा था, 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का समय था। और उसी समय अनेक उपजातियों के उदय का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किसने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के काल से प्रारंभ होता है। यह स्टेटमेंट किसका है, मोहम्मद अजीज अहमद का या मोहम्मद हबीब का या राम प्रसाद त्रिपाठी का या खालिद अहमद निजामी का। राइट, तो यह आंसर किसका सही होगा, राम प्रसाद त्रिपाठी का। राइट, किसका उत्तर सही होगा, ये राम प्रसाद त्रिपाठी का। क्लियर। और उन्होंने इल्तुतमिश की सैन्य ताकत की वजह से, एक बुद्धिमान और योग्य शासक की वजह से उन्होंने यह स्टेटमेंट इल्तुतमिश के बारे में कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, दीवाने मुख्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दीवाने मुख्तखराज विभाग किन व्यवस्थाओं को करता था या इसे प्रारंभ किसने किया। क्लियर। तो कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, या फिर डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, या बकाया लगान की वसूली करने के लिए। तो इसमें सही उत्तर क्या है, बकाया लगान की वसूली करने के लिए। और यह दीवान मुख्तखराज जो विभाग है, यह विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि वित्त विभाग के अधीन कार्य करता था। राइट, तो दीवान मुख्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि वित्त विभाग के अधीन कार्य करता था। और इसका उद्देश्य, इसका कार्य क्या था कि जो भी बकाया लगान है उसकी जो है वसूली की जाए। अगला प्रश्न है, आपको मैच कराना है। राइट, कि सदाशिव किससे संबंधित है, संगम वंश से संबंधित कौन है, राम राय से संबंधित कौन है और आमुक्त माल्यद से संबंधित कौन है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर संगम वंश आर्यडू वंश से संबंधित है और सदाशिव तालीकोटा के युद्ध से संबंधित है और यह युद्ध लड़ा गया था 1565 में। राइट, राम राय संबंधित हैं, राम राय संबंधित हैं आर्यडू वंश से। संगम वंश संबंधित है देवराय प्रथम से। क्लियर। और आमुक्त माल्यद संबंधित हैं कृष्णदेव राय से। क्लियर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। इसके आगे के और भी प्रश्नों को करेंगे। राइट, लगातार आप
इस सीरीज से जुड़े रहें। जितने लोग भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के, राइट, वो सभी प्रिपेयर आईएएस लखनऊ के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑफलाइन करना चाहते हैं, और साथ साथ जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वह भी जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।